आज हम डिस्कशन करेंगे हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में से 3 प्रिंसिपल्स के बारे में। हेनरी फ्योल जिन्हें फादर ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स एंड स्टडीज कहा जाता है, और हेनरी फ्योल वो हैं जिन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं, जिन्हें मैनेजमेंट का जनक कहा जाता है। मैनेजमेंट हेनरी फ्योल ने बनाया है। तो हेनरी फ्योल के बारे में हम कुछ जानेंगे। हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स के बारे में 3 प्रिंसिपल हैं, 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं, तो 3 इस वीडियो में, और लगातार हम ऐसे वीडियो अपलोड करते रहेंगे। क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और उसका वीडियो नंबर 3 है। मतलब स्टार्टिंग के 2 वीडियोस भी ऑलरेडी अपलोडेड हैं, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जिन वीडियोस में हमने प्रिंसिपल का मतलब, फिर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का मतलब, फीचर और इंपॉर्टेंस हमने देख ली है। स्टार्ट करते हैं हेनरी फ्योल के 3 प्रिंसिपल्स। उसके पहले हेनरी फ्योल के बारे में कुछ जान लेते हैं कि हेनरी फ्योल कौन थे। फादर ऑफ मैनेजमेंट कहे जाते हैं हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल 1841 में फ्रांस में पैदा हुए थे, और 1860 में उन्हें माइनिंग इंजीनियरिंग की डिग्री मिल गई थी। माइनिंग इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद में वो एक कोल फील्ड कंपनी में जॉब करने लगे थे। 1888 में उन्हें कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया, उनके अंदर के काम करने को, जज्बे को देखते हुए, जुनून को देखते हुए। कंपनी ने उन्हें कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर ऐसे एडवर्स टाइम में बनाया था जब कंपनी लॉस में चल रही थी, कंपनी डूब सकती थी। हेनरी फ्योल को लाया गया, उन्होंने अपने आप को प्रूफ किया, उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बनाए। उस करंट सिनेरियो को देखते हुए उन्हें अपनी ही फैक्ट्री में एप्लीकेबल किया, और आज पूरा वर्ल्ड हेनरी फ्योल के उन 14 प्रिंसिपल्स को एप्लीकेबल करता है। इसीलिए हम हेनरी फ्योल को फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स कहते हैं। हेनरी फ्योल ने उस एडवर्स कंडीशन से कंपनी को बाहर निकाला, और कंपनी को लीडिंग कोल स्टील कंपनी बना के बाहर निकाला। 14 प्रिंसिपल उन्होंने पहले बनाए, एप्लीकेबल किए, और उन्होंने जो सिचुएशन देखी मैनेजमेंट के साथ में, वहां पर उन्होंने काम किया। हेनरी फ्योल जो ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर बेस्ड प्रिंसिपल्स उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स बनाए हैं, क्योंकि हेनरी फ्योल कहते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो ह्यूमन बीइंग के लिए है, किसी मशीन के लिए नहीं है। मैनेजमेंट में अगर हम कहते हैं कि एक मशीन यहाँ रखी है, उसे चलाना है, तो उसे चलाने का काम मैनेजमेंट के ह्यूमन बीइंग ही करेंगे। तो ह्यूमन बीइंग से इन्फ्लुएंस्ड होकर उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बनाए हैं, जिसमें से पहला प्रिंसिपल हेनरी फ्योल ने दिया डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क में हेनरी फ्योल ने इस बात के बारे में बताया है कि किसी भी काम को अगर हम छोटे छोटे पार्ट में तोड़कर सिर्फ उस छोटे पार्ट में कंसंट्रेट करेंगे, तो हम अपने काम को अच्छे से कर पाएंगे, विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी एरर। रिसोर्सेज का कम से कम यूज करके उस काम को कर पाएंगे, और हमारा काम सही टाइम में, कम रिसोर्सेज के साथ में, कम कॉस्ट में बन पाएगा, और उसके बाद हम उसे मार्केट में अच्छे रेट में बेच सकते हैं। इसे समझने के लिए एग्जांपल सेट करते हैं। मान लेते हैं कि एक शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जो शर्ट की मेकिंग है, जो शर्ट बनाना है, वो कोई एक ही पर्सन सारी शर्ट नहीं बनाएगा। शर्ट बनाने के लिए कोई उस शर्ट की में कपड़े की कटिंग करेगा, कोई उसका मेजरमेंट करेगा, कोई उस कपड़े की सिलाई करेगा, कोई उस कपड़े में वहां पे बटन लगाएगा, कोई उस कपड़े में प्रेस करेगा, कोई उसको मार्केट में बेचने जाएगा। तो कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के हमने एक कंप्लीट वर्क को कंप्लीट कर लिया है। मतलब अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ और यहाँ तक की बात करता हूँ, तो इसे हम वर्क कहते हैं, लेकिन वर्क को हमने छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया। हेनरी फ्योल कहते हैं हर एक पार्ट को जब हम छोटे पार्ट में तोड़ देते हैं, और ये पार्ट अपने आप में कंप्लीट होता है। ये जो हमने छोटा पार्ट तोड़ा, ये अपने आप में भी कंप्लीट है। मतलब इसमें ये मानना है कि ये कटिंग वाला सिर्फ एक ही काम करता रहेगा, और इसी छोटे पार्ट को, स्मॉलर यूनिट ऑफ द होल टास्क इज कॉल्ड जॉब। जब हम इसी छोटे छोटे पार्ट में चीज़ों को तोड़ देते हैं, तो इसे हम जॉब कहते हैं। एक टीचर स्कूल में सारे बच्चों को नहीं पढ़ाता है। स्कूल में अगर 1000 स्टूडेंट है, तो या तो क्लास 11th 12th में कॉमर्स, अकाउंट्स की या बिजनेस स्टडीज की क्लास दे रहा होगा, या इकोनॉमिक्स की क्लास दे रहा होगा, तो छोटे छोटे जॉब को करता है। आप बैंक में जाते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क आपको देखने को मिलेगा। मतलब काम को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ा हुआ देखिएगा। कोई कैश काउंट कर रहा है, कैशियर है, कैश लेने देने का काम कर रहा है, कोई चेकबुक इशू कर रहा है, कोई एफडी कर रहा है, कोई ब्रांच मैनेजर बन के एक अलग केबिन में बैठा हुआ है। अलग अलग काम है, हमने सब काम अलग अलग पार्ट में तोड़ दिया, और अल्टीमेटली बैंक सक्सेसफुली रन हो रहा है। हेनरी फ्योल इसी बात को कहते हैं कि काम को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दो। वो काम जो छोटे पार्ट में तोड़ा गया है, वो अपने आप में कंप्लीट होना चाहिए। हेनरी फ्योल यही नहीं रुकते। हेनरी फ्योल कहते हैं कि यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि आपने छोटे छोटे पार्ट में काम को तोड़ तो दिया है, लेकिन इस छोटे पार्ट को कराने के लिए भी आपको एक ऐसा पर्सन चाहिए जो इस जॉब को करने की क्वालिफिकेशन रखता हो, जो इस जॉब को करने का एक्सपीरियंस रखता हो, और जो इस जॉब को करने में इंटरेस्टेड हो। तो 3 बातें हेनरी फ्योल ने बताई: क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और इंटरेस्ट। कोई एक ऐसा पर्सन है जो क्वालिफिकेशन रखता है उस काम को करने की, और उसके पास में काफ़ी एक्सपीरियंस भी है, लेकिन उसका इंटरेस्ट नहीं है, वो नहीं करना चाहता, बिना मन से काम करेगा। हेनरी फ्योल ने कहा ना, ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर मैनेजमेंट है, तो उसका बिहेवियर ऐसा है कि वो काम नहीं करना चाहता, उसका इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसे में हेनरी फ्योल कहते हैं ऐसे पर्सन को काम नहीं देना है, ये जॉब उसको अलॉट नहीं करना है। तो जॉब उसे अलॉट करना है जो क्वालिफिकेशन रखता हो। एक्सपीरियंस थोड़ा मोड़ा होगा, क्योंकि काम करते करते एक्सपीरियंस आता है, लेकिन अगर उसके अंदर काम करने का जुनून है, तो भी हम उसे काम अलॉट कर सकते हैं, जॉब अलॉट कर
सकते हैं। हेनरी फ्योल कहते हैं अगर आप डिवीजन ऑफ वर्क करेंगे तो डिवीजन ऑफ वर्क करने से आपका काम तेजी से पूरा हो जाएगा, क्योंकि एक ही टाइम में बहुत सारी शर्ट की कटिंग कर रहा होगा, स्टिचिंग कर रहा होगा, तो हर कोई अपना काम कर रहा होगा। काम करते करते एक ही काम को बार बार करते करते आप उस काम में स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे, मास्टर हो जाएंगे। काम डुप्लीकेसी के साथ पूरा नहीं होगा, क्योंकि जो काम ये कर रहा है वो अलग काम कर रहा है, जो काम ये कर रहा है वो ये काम नहीं कर रहा है, सब अलग अलग काम कर रहे हैं। तो काम में डुप्लीकेसी नहीं हो पाएगी, काम विदाउट एनी डिले पूरा होगा। और जब मैं अपने काम में एक्सपर्ट हो जाऊंगा तो मैं रिसोर्सेज का वेस्टेज भी नहीं करूंगा और कम कॉस्ट में ज़्यादा आउटपुट देने का वादा करूंगा, कंपनी को प्रॉफिट होगा। हेनरी फ्योल इसी के बारे में बात करते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क नाम दे दिया हेनरी फ्योल ने, काम का विभाजन छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देना। दूसरा हेनरी फ्योल कहते हैं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हेनरी फ्योल ने देखा यार अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा कि हमारे जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो 3 टियर मैनेजमेंट सिस्टम है। 3 टियर सिस्टम मतलब एक पिरामिड अगर बना के देखते हैं तो इस पिरामिड में जो मैनेजमेंट है वो 3 पार्ट में है। ये टॉप लेवल है, ये मिडिल लेवल है और ये है हमारा लोअर लेवल। ये हमने आपको चैप्टर नंबर 1 में भी दिखाया है। टॉप लेवल इसे अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप भी कहते हैं। जो टॉप लेवल है वो सुपीरियर है, मतलब बॉस है मिडिल और लोअर लेवल का। मिडिल लेवल का बॉस टॉप लेवल है, लेकिन मिडिल लेवल अपने आप में बॉस है लोअर लेवल का। और सी जो है वो ये कहेगा कि टॉप और मिडिल लेवल दोनों मेरे सुपीरियर है। तो सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशन होता है। ऊपर बैठे अधिकारी और नीचे बैठे अधिकारी, जो नीचे एम्प्लॉयज़ बैठे, इनके बीच में अच्छा रिलेशन डेवलप तब हो पाएगा जब हम सही सही अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को फ्लो करेंगे। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब होता है ये पहले जान लेते हैं। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन, मतलब किसी भी चीज़ की पावर आपको दे दी जाए। आपके पेरेंट्स ने कहा कि चलो बेटा जाओ और मार्केट से कोई सामान ले आओ, को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के साथ में आपको पावर ये दी है, उन्होंने आपको कैश दिया और इस बात की पावर दी है कि आप उसे कैश को खर्च कर सकते हो। तो आपको पावर, मतलब पावर टू टेक डिसीजन इज कॉल्ड अथॉरिटी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू डू द जॉब। जो काम आपको दिया गया है उस काम को करना आपकी जिम्मेदारी है और उसे हम कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। हेनरी फ्योल कहते हैं अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो इक्वल होती है। अथॉरिटी जस्ट इक्विवेलेंट टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो एक दूसरे के बराबर होती है। इन दोनों में कोई भी कम या ज़्यादा नहीं होता है। वर्कर से काम कराना है, टॉप लेवल मिडिल और लोअर लेवल से काम कराना चाहता है तो इन्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा कि ठीक है तुम ये काम करो, ऑर्डर देगा। ऑर्डर देने के बाद में अगर हम उन्हें पावर नहीं देते हैं, जैसे मैंने आपसे यहाँ पे कहा कि अभी डिवीजन ऑफ वर्क में कि वो शर्ट की कटिंग करता है, तो शर्ट की कटिंग करना उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन शर्ट के कपड़े को स्टोर रूम से लाना, उसको सीजर देना या रोबोटिक मशीन से अगर कटता है तो उसको इस बात का अथॉरिटी देना कि हाँ तुम पावर मशीन यूज़ कर सकते हो, तुम सीजर यूज़ कर सकते हो। वो काम को करेगा चीज़ों को सही तरीके से और अपने काम को सही टाइम पे पूरा कर लेगा, मीट आउट करेगा अथॉरिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में, और हमारा काम टाइम पे पूरा हो जाएगा। क्या होगा अगर अथॉरिटी ज़्यादा है रिस्पॉन्सिबिलिटी से, और क्या होगा अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है अथॉरिटी से, इसको समझ लेते हैं। अगर अथॉरिटी ज़्यादा है, पावर ज़्यादा है और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, मतलब आपके पास बहुत सारी शक्तियाँ दे दी गई हैं और आपके पास काम कुछ भी नहीं है, तो अथॉरिटी मोर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसे हम कहते हैं कि यहाँ पर आप नेगेटिव एस्पेक्ट आएगा, आप अथॉरिटी का मिसयूज़ करोगे। अथॉरिटी का मिसयूज़ करोगे मतलब अपनी पावर का गलत उपयोग करने लगोगे और आपको वहाँ पर नेगेटिव एस्पेक्ट देखने को मिलेगा। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है पावर से तो क्या होगा, मतलब काम का बर्डन बहुत ज़्यादा है लेकिन आपके पास इतनी सारी पावर ही नहीं है कि आप उसे मीट आउट कर पाओ। ऐसे केस में हमारे लिए डिले इन वर्क होगा, हमारा काम जो है वो टाइम पे पूरा नहीं हो पाएगा, हमारे वर्कर्स ओवर बर्डन रहेंगे, और वर्कर अगर ओवर बर्डन है तो फिर काम नहीं हो सकता, क्योंकि वर्कर्स को फ्री ऑफ माइंड होना चाहिए। तो हेनरी फ्योल इस बात को समझाते हैं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में। वो कहते हैं कि अथॉरिटी ऑलवेज इक्विवेलेंट टू रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। जब हम किसी पर्सन को अथॉरिटी देते हैं, मतलब शिफ्ट करते हैं, कहाँ से शिफ्ट होगी, टॉप लेवल से मिडिल लेवल में, या मिडिल लेवल से लोअर लेवल में, या टॉप लेवल से मिडिल या लोअर दोनों लेवल में। शिफ्ट होने के बाद में जितनी हम उन्हें काम करने की बात बोलते हैं, हमें उतनी ही उनको पावर भी देनी चाहिए, तब हमारा काम पूरा हो पाएगा। और इस बात को हेनरी फ्योल बोलते हैं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक रिलेशन डेवलप हो जाएगा। अगर हम अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों देंगे, अगर वो काम को पूरा नहीं करेगा तो उसे हम जिम्मेदार ठहरा सकते हैं कि भाई तुमको तो हमने दोनों चीज़ दी थी, तुमने काम पूरा नहीं किया। तो एक यहाँ पे काम करने की एक गंभीरता भी आएगी कि आप किस तरीके से काम वर्किंग स्टाइल करेगा। और तीसरा हेनरी फ्योल ने प्रिंसिपल दिया है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन एक बहुत ही आसान प्रिंसिपल जो सिर्फ मैनेजमेंट में नहीं, हर जगह एप्लीकेबल होना चाहिए। हर जगह, हर किसी ह्यूमन बीइंग की पर्सनल लाइफ में, बिजनेस लाइफ में, हर जगह डिसिप्लिन का होना ज़रूरी है। और डिसिप्लिन का सिंपल मतलब होता है कुछ बेसिक कोड ऑफ कंडक्ट हैं उनको फॉलो करना, मतलब कुछ नियम कानून है, आप उसे फॉलो करते रहिए और आप डिसिप्लिन के क्राइटेरिया में आ जाएंगे। हम यहाँ पे क्योंकि मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करते हैं, अपॉइंटमेंट के टाइम पे आप उन्हें एक जॉब लेटर ऑफर करते होंगे, आपने जो जो बातें उसमें लिखी हैं
कि भाई तुम्हें इतनी सैलरी मिलेगी, तुम्हारे आने का टाइम ये है, तुम्हारे जाने का टाइम ये है, किसी एडवर्स कंडीशन में तुम्हें ओवर टाइम करना पड़ सकता है, उसे तुम्हें उसकी अलग सैलरी मिलेगी, तुम्हें छुट्टी एप्लीकेशन लगाने के बाद मिल जाएगी। तो जो कमिटमेंट आपने किया है उस कमिटमेंट को भी टॉप लेवल अथॉरिटी को पूरा करना है, ये भी डिसिप्लिन का पार्ट है। इसके अलावा वर्कर जो काम कर रहे हैं, वर्कर को भी इस बात का ध्यान रखना है कि डिसिप्लिन वे में काम करना है। डिसिप्लिन वे में काम करना है मतलब वो बहुत सारे लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। ह्यूमन बिहेवियर हर किसी का अलग अलग होता है, तो आपको जनरल एक अपना पैरेलल एटीट्यूड बना के रखना है। जो काम आपको दिया गया है अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में, उस काम को आपको पूरा करना है, गाइडलाइन को फॉलो करना है, आने जाने का जो टाइम है आपको उसको सबको मानना है। तो सिंपल कोड ऑफ कंडक्ट में, रूल्स में रहकर, डिसिप्लिन में रहकर अगर आप काम करेंगे तो फैक्ट्री का एनवायरनमेंट बहुत हेल्दी होगा, और एक हेल्दी एनवायरनमेंट वाली जो फैक्ट्री या बिजनेस है वो डेफिनेटली बूम में जाएगी। तो ये बात हेनरी फ्यूल कहते हैं यहाँ पर कि आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है। हेनरी फ्यूल एक बात और बोलते हैं, डिसिप्लिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे लोअर लेवल या मिडिल लेवल मैनेजमेंट में होगा। डिसिप्लिन बनाने वाले, रूल बनाने वाले टॉप लेवल के लोग हैं, टॉप लेवल ऑफिशियल्स जो हैं, उन्हें भी डिसिप्लिन को फॉलो करना होगा। तभी उनको देखकर मिडिल और लोअर लेवल वाले इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, उनको देखकर ही सीखते हैं, प्रभावित होते हैं। तो अगर टॉप लेवल ही उस काम को इनडिसिप्लिन वे में करेगा, रूल्स को फॉलो नहीं करेगा, तो फिर मिडिल और लोअर लेवल उसको फॉलो नहीं करने वाले हैं। तो हेनरी फ्यूल कहते हैं कि टॉप लेवल ने भले ही बनाया है, लेकिन उस रूल को टॉप लेवल को भी फॉलो करना है। अगर एक एम्प्लॉय छुट्टी चाहता है और टॉप लेवल 4 दिन की छुट्टी में है, तो यहाँ पर मिडिल और लोअर लेवल के एम्प्लॉयज भी अगर 4 दिन की छुट्टी चाहते हैं तो सेम प्रोविजन जो टॉप लेवल में है वो मिडिल और लोअर लेवल में भी होने चाहिए। ऐसे मुंह दिखाई नहीं कि तुम्हें छुट्टी और तुम्हें छुट्टी नहीं, भाई रूल तो सबके लिए रूल है, तो आपको वहां पे पैरेलल मतलब इक्वलिटी मेंटेन करनी है। डिसिप्लिन में इस बात का भी ध्यान रखना है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। भले ही वो लोअर या मिडिल लेवल में काम कर रहा है, वर्किंग स्टाइल अलग हो सकता है, उसकी सैलरी कम ज़्यादा हो सकती है, रैंक कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन डिसिप्लिन, रूल्स, रेगुलेशन सबके लिए सेम होने चाहिए। इसे हेनरी फ्यूल कहते हैं। अगर इसे हम फॉलो करते हैं तो एम्प्लॉयज़ के अंदर में कॉन्फिडेंस आता है कि अरे यार वाह, जो रूल्स मेरे लिए है वही तो मेरे बॉस के लिए है। तो एक अपनापन भी आता है कि नहीं यार, मेरे साथ यहाँ पे बिल्कुल जस्टिस हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। डिसिप्लिन में अगर आप रूल फॉलो नहीं करते हैं तो आपके लिए वहाँ पे जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज होंगी। आप कोई काम को अगर डिसिप्लिन नहीं कर रहे हैं, इनडिसिप्लिन वे में कर रहे हैं, तो आपको समझाया जाएगा, उसके बाद भी आप नहीं मानेंगे तो पेनल्टीज़ की व्यवस्था है, और पेनल्टीज लगने के बाद भी आप इनडिसिप्लिन हो रहे हैं तो फिर वह फैक्ट्री आपसे नमस्ते कर लेगी, भैया आपके हमारे फैक्ट्री में जगह नहीं है। तो आपको बना के रखना है, मेंटेन करना है फैक्ट्री में रिलेशन को, डिसिप्लिन को फॉलो करना है, और फैक्ट्री का वर्क हेल्दी रहेगा तो मैनेजमेंट अच्छा चलेगा। तो ये 3 प्रिंसिपल हेनरी फ्यूल के हैं। 14 है, मैंने आपसे कहा 14 में से 3 हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। बचे हुए हम नेक्स्ट कई सारे वीडियोस में डिटेल में धीरे धीरे डिस्कशन करेंगे। आई होप आपको 3 प्रिंसिपल हेनरी फ्यूल के और हेनरी फ्यूल की बिब्लियोग्राफी आपको समझ में आ गई है। वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत कम है। मैं चाहता हूँ मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे कुछ वहाँ पर एडवांटेज देने की कोशिश करूँ कॉमर्स फील्ड में, और ये तब पॉसिबल हो पाएगा जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अवस्थी क्लासेस के पेज को आप फेसबुक में भी फॉलो जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हेनरी फ्यूल के बचे हुए प्रिंसिपल्स के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।